हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो मैग्नेटिक फील्ड से पढ़ने से पहले जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ रखा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो वो अपने अराउंड एक ऐसा रीजन क्रिएट करता है जिस रीजन में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर हम लाएं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो उस पर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव हुआ तो फोर्स लगेगा रिपल्सन का, अगर नेगेटिव हुआ तो फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का। ठीक है, ऐसे ही जैसे अर्थ में हमने पढ़ रखा है ग्रेविटेशन में कोई अगर अर्थ है तो वो अर्थ भी अपने अराउंड एक ऐसा रीजन क्रिएट करती है जिसमें कोई दूसरा पार्टिकल लाए जिसके पास कुछ मास है तो वो उसको अट्रैक्ट करती है। तो ये हो गई अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड। एक वो अर्थ अपने अराउंड एक ऐसा रीजन क्रिएट कर लेगी जिसमें कोई दूसरा अगर हम पार्टिकल लेके आए तो उस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। सेम तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरली किसकी वजह से आएगी, मैग्नेट की वजह से। जैसे अगर कोई मैग्नेट है हमारे पास, ठीक है, मैग्नेट में इतना पढ़ रखा होगा हमने, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल। तो मैग्नेट भी अपने अराउंड एक ऐसा रीजन क्रिएट करेगी जिस रीजन में हम कोई दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस या फिर मैग्नेट को लाएं तो उसके ऊपर अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन का फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट इसका होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम और एक टेस्ला नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड को हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मतलब करंट किसी वायर में अगर करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है, किसी वायर में अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो वो अपने अराउंड एक ऐसा रीजन क्रिएट करता है, अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक करंट मीन्स दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हमने ये भी पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रखा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में होता है तो वहां पे करंट का फ्लो होता है। तो अगर करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो इसको हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि चार्ज के फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। ठीक है, करंट कैरिंग वायर की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो हम बोल सकते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है, क्योंकि जब चार्ज मूव करेगा तभी करंट आएगी, तो हम बोल सकते हैं कोई चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है तो वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, तो एन इलेक्ट्रिक करंट दैट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट इन द स्पेस अराउंड द कंडक्टर कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या सिंपली मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, इसका जो एक्सपेरिमेंट था स्टार्टिंग में सबसे पहले जिसको देखा था वो थे ऑस्टेड। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था एक्सपेरिमेंट में, यहाँ पे एक सर्किट आपको गिवन है, ठीक है, ये सिंपल एक वायर है, इस वायर में करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अगर करंट को हमें मीजर करना है, जैसे अगर लेंथ को मीजर करना है तो हम मीटर स्केल का यूज करते हैं, सेंटीमीटर का। ऐसे अगर हमको करंट को हमको मीजर करना है मैग्नेटिक फील्ड को, करंट को मीजर करना है तो सिंपल हम मीटर का यूज करते हैं। बट अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड को मीजर करना है तो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को हमें देखना है किस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है या फिर नहीं, तो उसके लिए हम कंपास का यूज करते हैं। किसका, कंपास। तो ओस्टेड ने क्या किया, एक कंपास को ले गए करंट कैरिंग वायर के पास। ठीक, एक कंपास को कहां पे ले गए, वो करंट कैरिंग वायर के पास, एक ऐसा वायर जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है। वहां पे उन्होंने देखा जब एक कंपास को रखा तो उसकी निडल में क्या डिफ्लेक्शन शो हुआ, उसकी निडल में डिफ्लेक्शन शो हुआ, मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। ठीक है, करंट का डायरेक्शन अगर स्टार्टिंग में इस तरह से, तो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। तो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने से हुआ क्या, जो मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन है उसका डायरेक्शन भी रिवर्स हो गया। सपोज स्टार्टिंग में मैग्नेटिक निडल फर्स्ट केस में इस साइड डिफ्लेक्ट हुई तो सेकंड केस में इधर डिफ्लेक्ट हो गई, मतलब मैग्नेटिक निडल में भी डिफ्लेक्शन रिवर्स हो गया। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, इससे हमको क्या चीज़ पता चलती है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड
हमने देख लिया इसकी डायरेक्शन को हम कैसे देखेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड तो हमने देख लिया, अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है कि किधर होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको कैसे देखेंगे। तो हमारे पास एक रूल है राइट हैंड थंब रूल या और कर्ल रूल। इसमें हमें करना क्या होता है, सिंपल, अगर हमारे पास कोई एक करंट कैरिंग वायर है, एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो अपने राइट हैंड को लेना है हमें, ठीक, राइट हैंड को लेना है इस तरह से, और जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन में रखना है, करंट की डायरेक्शन में। अगर वायर में करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो थंब को मैंने किधर रख दिया, करंट की डायरेक्शन में, यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या कर्ल करेंगे किसको, अपनी फिंगर को इस तरह से कर्ल करेंगे। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट पे देखूं, ठीक है, अगर मैं इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखूं किधर होगा, तो देखो मैंने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखा और ये फिंगर को कर्ल करूंगा। जब मैं फिंगर को कर्ल करूंगा तो ये फिंगर कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ। फिंगर कहाँ पे आ रही है, बाहर की तरफ। मतलब इस वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कहाँ पे होगा, बाहर की तरफ। सिंबल हम ये वाला यूज करते हैं, इसको बोलते हैं आउट ऑफ द पेपर या फिर आउट ऑफ द पेज, ठीक है। ऐसे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस वाले पॉइंट पे देखूं, ठीक है, अभी हम प्लेन की बात कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे अगर देखें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, फिर से अपने राइट हैंड को लेंगे, थंब को किधर रखना है, करंट की डायरेक्शन में, और जो फिंगर है उनको कर्ल कराना है। तो फिंगर कहाँ पे जाएंगे, अब अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, तो यानी इस वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कहाँ पे होगा, अंदर की तरफ। सिंबल ये वाला यूज करते हैं अगर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, इसको बोलते हैं इनटू द पेज या इनटू द पेपर, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। अगर मैं स्पेस की बात करूं, स्पेस मतलब ये जैसे ये वायर हो गया तो इसके अराउंड पूरा ये रीजन होगा ना, स्पेस हर जगह। हमने दो पॉइंट देख लिए, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे। अब पॉइंट इधर भी होंगे उधर भी, स्पेस में कई जगह कई बहुत सारे पॉइंट होंगे ना। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको एक्स वाई प्लेन कंसीडर कर लूँ, ठीक है, इस बोर्ड को एक्स वाई प्लेन कंसीडर कर लूँ, तो इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होगी। उस जेड एक्सिस पे अगर हम बात करें तो देखो वायर में करंट का फ्लो किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में। थंब को मैंने इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर दिया और फिंगर यहाँ पे, इसको अगर कर्ल कराऊंगा तो ये इधर की तरफ आएंगे। मतलब इस वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किधर होगा, लेफ्ट साइड में, ठीक है, किधर होगा, लेफ्ट साइड में, इस साइड में, ठीक। तो ऐसे करते करते बहुत सारे पॉइंट आएंगे। अगर मैं ये डिस्टेंस फिक्स कर दूं, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये डिस्टेंस अगर मैं फिक्स कर दूं आर, तो आर डिस्टेंस पे बहुत सारे एक सर्कल मिलेगा, उस सर्कल के हर एक पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखते जाएंगे, ठीक है, तो वो कैसी आएगी, सर्कुलर आएगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा ना, ऐसे। यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया करंट, ऐसे थंब को रोटेट करा रहा हूँ, तो ऐसे रोटेट कराते रहेंगे तो इस वाली टिप को देखेंगे अगर, केवल इस वाली टिप को, तो ऐसा एक सर्कल बनता रहेगा, ठीक है। तो करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी होती है, सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, इस तरह से, ये करंट कैरिंग वायर की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमने फाइंड कर लिया करंट कैरिंग वायर की वजह से। ऐसे बहुत सारे भी आएंगे, ये तो सिंपल एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से हो गया। कई सारी शेप में हमें मिलेंगे वायर जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है, जैसे सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है, और भी तरह के हो सकते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को चेक करने के लिए कि उसकी डायरेक्शन किधर होगी। कई सारे मेथड है हमारे पास, ये तो एक सिंपल मेथड हो गया फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है बायो सेवर्ट लॉ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायो सेवर्ट लॉ क्या है कि ये हमको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देता है। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब अगर उसका हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं किसी चार्ज की वजह से, ठीक है, तो वो होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड का हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आ रही थी, एक तो मैग्नेट की वजह से, ठीक है, वो हम फिफ्थ वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, कितना आएगा कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे बेसिकली चार्ज की वजह से, ठीक है, क्योंकि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पे चार्ज मोशन में होगा, तो फिर देखेंगे कि वो क्या क्या इफेक्ट डालता है अगर कोई चार्ज मोशन में है। तो चार्ज मोशन में मतलब करंट का फ्लो हो रहा है, और अगर करंट का फ्लो हो रहा है मतलब उस रीजन में क्या, मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर कैलकुलेट करना है, ठीक है, करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना है, तो उसमें हमारी हेल्प कौन करेगा, बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है, उसमें हमारी हेल्प कौन करेगा, बायो सेवर्ट लॉ। तो बायो सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि एक स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट, अच्छा करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, किसको बोलते हैं, पहले स्टार्टिंग में देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीबी। तो पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल एलिमेंट लेंगे, जैसे सिंपल एक ये वायर हो गया, ठीक है, इस वायर में सपोज मैंने मान लिया करंट का फ्लो कितना हो रहा है, आई, ठीक है, इस वायर में करंट का फ्लो हो रहा है आई, और इस वायर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट मैंने ले लिया पी, इस पी पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जो बायो सेवर्ट लॉ है वो क्या है, स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए।
बायो सेवर्ट लॉ किसके लिए? स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं। तो स्मॉल एलिमेंट का मतलब करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट इसको बोलते हैं हम आईडीएल। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, करंट स्केलर क्वांटिटी है, बट आईडीएल को मिला के हम बोलते हैं करंट एलिमेंट, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? जिधर हमारा डीएल वेक्टर होगा, जिधर करंट होगी वही आईडीएल वेक्टर। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये वाला यहाँ पे करंट होगा, इसको मैं बोल सकता हूँ आईडीएल करंट एलिमेंट, ठीक है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, जिधर हमारा लेंथ वेक्टर है, वही डायरेक्शन करंट एलिमेंट की हो जाएगी, आईडीएल वेक्टर। तो अब स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से एट ए डिस्टेंस आर पे एक पॉइंट पी है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया है आईडीएल, ठीक है। जो करंट एलिमेंट लिया है वो कैसे लिया है? बहुत ही स्मॉल। तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी पी पॉइंट में वो भी आएगी स्मॉल। तो बायो सेवर्ट लॉ ने क्या बताया था कि वो जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगी, जिसको हम किससे लिखेंगे? डीबी से, वो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होगी? करंट के, ठीक है। किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के। दूसरा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है? डीएल के, ठीक है। करंट के प्रोपोर्शनल है, डीएल के प्रोपोर्शनल है, एंड प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब यहां पे साइन थीटा क्या है? ठीक है, जो थीटा है, थीटा इज द, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन आईडीएल यानी करंट एलिमेंट, आईडीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। थीटा किसके बीच का एंगल है? आईडीएल करंट एलिमेंट एंड आर वेक्टर। तो आईडीएल वेक्टर इस डायरेक्शन में है और आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ये। तो इनके बीच ये वाला जो एंगल क्रिएट होगा, ये क्या होगा? थीटा, जो कि करंट एलिमेंट और आर वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है। फोर्थ, डीवी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बताया था बायो सेवर्ट लॉ ने, जो स्मॉल अमाउंट की मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी पे आएगी, वो किस किस के प्रोपोर्शनल होगी? करंट के, डीएल एंड साइन थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब इन चारों एक्सप्रेशन को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो हमें क्या मिलेगा? डीवी इज प्रोपोर्शनल टू आईडीएल साइन थीटा, आईडीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्या मिलेगा? डीवी प्रोपोर्शनल टू आईडीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब हमको पता है फिजिक्स में जहां पर भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा वहां पे एक कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है डीवी इक्वल टू, यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा उसका वैल्यू रहता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये थ्योरी हमको याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये फार्मूला तो याद ही रखना पड़ेगा कि बायो सेवर्ट लॉ की वजह से जो स्मॉल अमाउंट की मैग्नेटिक फील्ड आती है एक करंट एलिमेंट की वजह से, उसका वैल्यू कितना रहता है? डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। फार्मूला याद रहेगा तो हम लिख देंगे कि डीवी किसके प्रोपोर्शनल है? आई के, डीएल के, साइन थीटा के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। जहां पे थीटा हमको याद रखना है किस किस के बीच एंगल है? करंट एलिमेंट एंड आर वेक्टर। यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट आया है, जिस म्यू नॉट को क्या बोलते हैं हम? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। एक एप्सिलॉन नॉट आता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सॉरी म्यू नॉट को क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। जिसका वैल्यू कितना रहता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ ये म्यू नॉट का वैल्यू रहता है, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का अगर वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻⁷, ठीक है। तो ये बायो सेवर्ट लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम अभी हमारे पास कई सारे करंट एलिमेंट आएंगे, जैसे फाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, या फिर सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, सर्कुलर कॉइल की वजह से उसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, ठीक है। बहुत सारे डेरिवेशन आएंगे, तो सारे डेरिवेशन का जो ओरिजिन है वो क्या है? हमारा बायो सेवर्ट लॉ ही है, ठीक है। सारे डेरिवेशन का जो ओरिजिन है वो क्या है? बायो सेवर्ट लॉ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको याद रखना है इसको, बायो सेवर्ट लॉ, ठीक। नेक्स्ट है सिमिलरिटी बिटवीन बायो सेवर्ट लॉ एंड कूलॉम्स लॉ। तो दोनों में सिमिलरिटी देखेंगे, दोनों क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। वहां पर भी आता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर भी
हमारा क्या है आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहता है मैग्नेटिक फील्ड भी, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल टू बोथ फील्ड। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई होगा। जैसे कूलम्स लॉ में हम देखते हैं तो फोर्स हमारी कैसी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो जहाँ पर जो भी वेक्टर क्वांटिटी होंगी वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंस। अगर इन दोनों में हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या है, कॉमनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे थे हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से क्रिएट हो रही थी, और जो चार्ज हमारा वो कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। भाई अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से क्रिएट हो रहा था, करंट एलिमेंट की वजह से। किसकी वजह से, करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट, और करंट एलिमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी की वजह से क्रिएट होता है और मैग्नेटिक फील्ड एक करंट एलिमेंट यानी वेक्टर क्वांटिटी की वजह से। एक डिफरेंस हो गया। दूसरा अगर हम डिफरेंस देखें, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अलोंग द पोजीशन वेक्टर ज्वाइनिंग द सोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें कहाँ मिलता है, अगर ये हमारा चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, इससे आर डिस्टेंस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे तो अगर हमारा पार्टिकल प्लस हुआ, प्लस का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम दी लाइन, अगर माइनस है तो टूवर्ड दी लाइन, इस तरह से रहता है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे रहता है, जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं उस पॉइंट से उस इलेक्ट्रिक चार्ज को मिला दो, उसी लाइन के अलॉन्ग होगा, या तो लाइन से अवे होगा या फिर टूवर्ड दी लाइन होगा। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। बट अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें, ठीक है, क्या देखें, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ रहता है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो करंट एलिमेंट आइडियल और आर वेक्टर, इन दोनों के परपेंडिकुलर रहती है। एक हमारा वेक्टर ये हो गया और दूसरा वेक्टर ये है। आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर इन दोनों वेक्टर की कैसे रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। अब जैसे अगर दो वेक्टर हमारे प्लेन में है, ठीक है, स्टार्टिंग में जो हमने देखा था, अच्छा वहाँ पे एक चीज और रह गया था, उस बायो-सेवर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिखना है, ठीक है, तो वहाँ पर भी वो भी देखो बता देते हैं। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है हमको, ठीक, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक तो आया था हमारे पास dv इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है, जहां पे थीटा क्या था, आइडियल और आर वेक्टर के बीच एंगल। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, dv इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आइडियल, इसको आइडियल साइन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, आइडियल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है। मैंने किया क्या है, इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में आर का मल्टीप्लाई किया है और आर से डिवाइड किया है, ठीक है। तो आइडियल, ये वाला एक्सप्रेशन आइडियल आर इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये क्या हो गया, एक तरह से इसको अगर मैं ए मान लूं, इसको बी, तो ए बी साइन थीटा हो गया। ए बी साइन थीटा क्या होता है, ए क्रॉस बी, वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट में हमने पढ़ा है, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो ऐसी आइडियल आर साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आइडियल क्रॉस आर, और नीचे क्या हो जाएगा आर क्यूब। तो वेक्टर फॉर्म में अगर हमें लिखना है बायो-सेवर्ट लॉ को तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट स्मॉल एलिमेंट, जो कि करंट एलिमेंट था उसकी वजह से। अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है, इस बार का कुछ ना कुछ लेंथ होगा, अगर टोटल हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो इसी को हम क्या करेंगे, इसी एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इसी एक्सप्रेशन को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक, नेट मैग्नेटिक फील्ड। जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उनको हम बाहर लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देन इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट आइडियल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है। तो अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो उसी एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, यहाँ पे आइडियल क्रॉस आर और अपॉन आर क्यू, आर भी एक स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे आर क्यू अगर देखेंगे तो आइडियल क्रॉस आर, जहाँ जो आइडियल क्रॉस आर, जो डायरेक्शन आइडियल क्रॉस आर की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। जो डायरेक्शन आइडियल क्रॉस आर की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो आइडियल क्रॉस आर देखें, ठीक है, तो आइडियल वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में था और आर वेक्टर यहाँ पे था, ये तो आइडियल क्रॉस आर, ठीक है। ए क्रॉस बी से जो हमें डायरेक्शन मिलती है, जो कि स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ रखा होगा हमने अच्छे से, कि ए क्रॉस बी से जो हमें डायरेक्शन मिलती है वो ए के भी परपेंडिकुलर होती है और बी के भी परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर मैं मान लूँ कि ए क्रॉस बी बराबर सी आया मेरा, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी आया,
तो ये जो सी वेक्टर है वो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। ए क्रॉस बी से जो हमें डायरेक्शन मिलती है ना, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे जब हम कर्ल रूल, तो ए क्रॉस बी से जो हमें डायरेक्शन मिलेगी वो ए के भी परपेंडिकुलर होगी और बी के भी परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी और करंट एलिमेंट आइडियल के भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सिंपली था उसी लाइन के अलॉन्ग या फिर टूवर्ड, वो डिपेंड करेगा चार्ज के नेचर पे। नेक्स्ट यहाँ पे एक डेरिवेशन देखते हैं बायो-सेवर्ट लॉ का जो एप्लीकेशन है। ठीक है, बायो-सेवर्ट लॉ में हम क्या करेंगे, हमारे पास एक वायर है फाइनाइट लेंथ का। ठीक है, ये जो वायर है एक जिसका लेंथ फाइनाइट है और यहाँ से ए डिस्टेंस पे कुछ क्वांटिटी हमको नोन होंगी। ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट सपोज पी है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। पहले तो नोन क्वांटिटी देख लेते हैं हमारे लिए क्या क्या है। एक वायर गिवन होगा, इस वायर में करंट का जो फ्लो हो रहा होगा वो करंट भी हमको गिवन होगी। ठीक है, सपोज आई करंट मानते हैं, तो इस वायर में जो करंट का फ्लो हो रहा है वो आई है। इस वायर से ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर हमको गिवन है। अगर इतना स्ट्रक्चर गिवन है हमको तो ये भी चीज हम फाइंड कर सकते हैं। इस एंगल को मैं बोल देता हूं φ1, इसको बोल देता हूं φ2। ठीक है, ऊपर वाले एंगल को φ1 φ2। अगर ये डिस्टेंस मेरे को गिवन है ए, ये वायर गिवन है, तो ये φ1 φ2 भी फाइंड कर सकते हैं। तो इतना हो गया हमारे लिए नॉन क्वांटिटी। नॉन क्वांटिटी हमें क्या क्या हो गई, करंट नॉन क्वांटिटी हो गई, ये डिस्टेंस ए है जो कि हमें नॉन क्वांटिटी होगी, किस पॉइंट पे हम फाइंड करना चाह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, और ये एंगल गिवन हो गया φ1 और φ2। तो इन तीनों नॉन क्वांटिटी के टर्म में हमको क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए वेरियस करंट कैरिंग कंडक्टर। तो सबसे पहला इसमें क्या है हमारा, ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, मतलब फाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर हम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा। तो स्टार्ट में ओरिजिन से ही चलेंगे। ठीक है, ओरिजिन हमारा बायो-सेवर्ट लॉ है, तो बायो-सेवर्ट लॉ की वजह से ही हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो dv का वैल्यू कितना रहता है, dv इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आइडियल अब यहाँ पे केवल हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे, अब इसको वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, आइडियल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ठीक है, तो इसको क्योंकि यहाँ से केवल हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, डायरेक्शन में फाइंड करनी रहेगी, तो डायरेक्शन फाइंड करने का हमारे पास मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो dv इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आएगी, एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से। तो एक एलिमेंट कहीं पर भी हमने चूज कर लिया, सपोज यहाँ पे ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया। ठीक है, आई डी एल, ये करंट एलिमेंट ले लिया, और इस करंट एलिमेंट की वजह से कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाह रहे हैं हम, एट ए पॉइंट पी, ये डिस्टेंस है आर। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने किसकी वजह से लिखा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड वो स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर जो हमने लिया है करंट एलिमेंट, इसकी वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमने लिखा है। ठीक है, एट ए डिस्टेंस आर, क्या फार्मूला आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर भी हमारा कैसा है, अननोन है और एक तरह से वेरिएबल भी है, क्योंकि आइडियल वेक्टर मेरा यहाँ पे है, तो आर क्या है, ये जैसे आइडियल वेक्टर ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा आर चेंज हो जाएगा, आइडियल वेक्टर नीचे की तरफ शिफ्ट होगा आर चेंज हो जाएगा, मतलब आर कैसा है, वेरिएबल है और अननोन भी है। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें इसमें करंट हमारे लिए नॉन क्वांटिटी है। अच्छा, डीएल है, डीएल भी एक तरह से अननोन ही है। ठीक है, क्योंकि डीएल बहुत सारे करंट एलिमेंट होंगे, टोटल हमें लेंथ के टर्म में निकालना है फार्मूला, मतलब टोटल ये जो लेंथ है इस पूरे लेंथ की वजह से फार्मूला फाइंड करना है। ठीक है, तो जो फार्मूला है वो लेंथ के टर्म में नहीं आएगा, फार्मूला किसके टर्म में फाइंड करना है हमको, डिस्टेंस ए, करंट आई, एंगल φ1 और φ2। तो डीएल भी अननोन है। साइन थीटा, थीटा देखो क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, इस थीटा को मैं थोड़ा सा अल्फा लिख देता हूँ, थीटा लिख के भी कर सकते हो, साइन अल्फा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अल्फा भी अननोन है। अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड आर वेक्टर, आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो आर वेक्टर मेरा इस डायरेक्शन में हो गया, ये हो गया आर वेक्टर इधर, और करंट एलिमेंट ऊपर की तरफ है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, करंट एलिमेंट एंड आर वेक्टर के बीच एंगल अल्फा। तो यहाँ पे आ गया साइन अल्फा। ठीक है, ये आ गया। अब मेरे को टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है टोटल वायर की वजह से। ठीक है, तो टोटल वायर की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो इसी एक्सप्रेशन को क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट।
इसी एक्सप्रेशन को क्या करेंगे हम इंटीग्रेट, तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से नेट मैग्नेटिक फील्ड, अब जो क्वांटिटी कांस्टेंट है उनको तो हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, जैसे म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई को हमने बाहर लिख लिया, ठीक है। इंटीग्रेशन आई डी एल, आई भी कांस्टेंट है, ठीक है, बाहर में जो करंट का फ्लो हो रहा है वो भी कांस्टेंट है, आई करंट हमको गिवन है, आई भी हमने बाहर ले लिया। अंदर बचा डी एल साइन अल्फा, डी एल साइन अल्फा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब देखो यहां पे मैं क्या करता हूं, इसको मानता हूं एज ए ओरिजिन, अगर इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन कंसीडर किया, ठीक है, तो जो डीएल एलिमेंट मैंने लिया है, स्मॉल एलिमेंट, वो कहां पे लिया है, एट ए डिस्टेंस एल। एट ए डिस्टेंस एल मैंने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है डीएल, ठीक है, इस पॉइंट को ओरिजिन बोल दिया मैंने 0,0। इससे एल डिस्टेंस में मैंने एक स्मॉल एलिमेंट लिया था ना, करंट एलिमेंट डीएल, ठीक। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है तो हमें एक वेरिएबल देखना पड़ेगा कि वेरिएबल क्या है, क्योंकि जब भी हम इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशिएशन करते हैं तो किसी ना किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा, सबसे पहले तो हमें वो देखना है। यहाँ पे जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो कई सारी वेरिएबल क्वांटिटी है, जैसे अल्फा भी वेरिएबल है एक तरह से। अल्फा अभी यहाँ पे है, जब हमारा करंट एलिमेंट यहाँ पे होगा ओरिजिन पे, तब अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे ये अल्फा भी चेंज हो रहा है, अल्फा वेरिएबल है, आर वेरिएबल है, डीएल भी वेरिएबल है एक तरह से। तो ये कई सारे वेरिएबल है, तो इन सारे वेरिएबल को हमें करना क्या है, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जितने भी वेरिएबल यहाँ पे दिख रहे हैं, इन सभी वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है ताकि हम उसको इंटीग्रेट ईजिली कर पाएं, ठीक है। क्योंकि अभी इनको तो बाहर तो हम नहीं ले सकते क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल है तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हमारा मेन पर्पज क्या है, जितने भी जो वेरिएबल क्वांटिटी है उनको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना। एक वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले माइंड में हमारे ये रहना चाहिए कि हमारे लिए नॉन क्वांटिटी क्या है, एंगल, ठीक है। तो जो लिमिट हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, कई सारे मेथड हो सकते हैं प्रूफ करने के, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं उसमें क्या है कि जो लिमिट हम यहाँ पे पुट करेंगे वो किसका रखेंगे, एंगल का, ठीक है। जैसे एंगल को हम इंक्रीज करते जाएंगे, इनिशियल हमारा एंगल ये हो जाएगा φ2, और φ2 से धीरे धीरे एंगल को कम करेंगे, कहाँ तक ले जाएंगे, φ1 तक। तो एंगल को -φ2 से, ठीक है, ये अगर ओरिजिन हो गया तो -φ2 से कहाँ तक ले जाएंगे, +φ1 तक। तो -φ2 से +φ1 तक ले जाएंगे तो ये टोटल वायर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो माइंड में हमारा क्या रहना चाहिए कि जो हमें लिमिट पुट करना है वो किसका पुट करना है, एंगल का, ठीक है। जब हम -φ2 पे जाएंगे तो ये वाले एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। फिर धीरे धीरे एंगल को बढ़ाते जाएंगे, एकदम -φ2 से 0 होगा, फिर 0 से φ1, एकदम φ1 जब चले जाएंगे तो इस वाले एलिमेंट, मतलब पूरा हमारा वायर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो माइंड में ये रहना चाहिए कि लिमिट हमें किसका पुट करना है, इस एंगल का। तो जो सारे वेरिएबल है उनको हमें एंगल के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जितने भी वेरिएबल हमको दे रखे हैं उन सभी वेरिएबल को एंगल के टर्म में लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इस एंगल को बोलता हूँ थीटा, ठीक है, इस एंगल को अगर मैंने थीटा बोला तो यहां से देखो अगर मैं tan थीटा अप्लाई करूंगा इस ट्रायंगल में, tan थीटा, इस ट्रायंगल में अगर tan थीटा अप्लाई करेंगे तो tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी L/A। तो यहां से L बराबर आ गया A tan थीटा। A हमारे लिए नॉन क्वांटिटी है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है, और थीटा के टर्म में आ गया L। बट हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए DL चाहिए, मतलब L का क्या चाहिए, स्मॉल एलिमेंट DL। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इस एक्सप्रेशन को अगर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो DL डिवाइडेड बाई डी थीटा क्या आएगा, एक कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, और tan थीटा को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आता है, tan थीटा का फार्मूला sec स्क्वायर थीटा। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा A sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जो DL का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, A sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। DL बराबर कितना आ गया, A sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो हमने यहाँ पे लेंथ को जो DL था उसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, थीटा में। अब अल्फा को कन्वर्ट करेंगे थीटा में, तो अल्फा को थीटा में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ये वाला एंगल देखो, ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ठीक है। इस एंगल को अगर मैं देखूं तो ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस 90 माइनस थीटा बराबर 180, अल्फा प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा
प्लस 90 माइनस थीटा, ये टोटल एंगल कितना 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से अगर हम अल्फा फाइंड करें तो अल्फा में कितना मिलेगा, अल्फा इक्वल टू 90 उधर जाएगा तो 90 प्लस थीटा आ जाएगा, 90 प्लस थीटा। तो अल्फा का वैल्यू आ गया थीटा के टर्म में कितना 90 प्लस थीटा, अल्फा भी कन्वर्ट हो गया थीटा में, डीएल भी कन्वर्ट हो गया। अब आर को और कन्वर्ट करना है, आर को कन्वर्ट करना है थीटा में, तो सिंपल यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन में हम कॉस थीटा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम कॉस थीटा अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ए डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो आर बराबर क्या मिलेगा, ए, आर बराबर ए बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो आर बराबर मिलेगा ए सेक थीटा। ठीक है, तो आर बराबर, तो आर को भी कन्वर्ट कर लिया हमने थीटा में, ए तो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो सारे वेरिएबल हमारे थीटा में कन्वर्ट हो गए, सारे वेरिएबल को पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा इजिली। ठीक है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड V बराबर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड V इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटीग्रेशन dl, dl यहाँ पे कितना है, a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा की जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर बराबर है ए सेक थीटा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, v इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, ए से ए का एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ साइन 90 प्लस थीटा। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, एएसटीसी रूल से देखेंगे तो साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉज में। ठीक है, 90 डिग्री पे वैल्यू चेंज हो जाती है, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, ये आ गया 1 बाई ए इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। अब ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर केवल इतना आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमको लिमिट पुट करना रहेगा। ठीक है, अदरवाइज हमारा एक कांस्टेंट आएगा, तो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे, तो लिमिट हमें किसका लगाना है। अब देखो यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में। अब अगर थीटा के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है तो थीटा का लिमिट लगाएंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, थीटा का। थीटा देखो यहाँ पे ये है वेरिएबल थीटा। ठीक है, तो थीटा को कहाँ से कहाँ तक, ये अगर मैंने ओरिजिन माना है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये एंगल नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, माइनस का φ2, माइनस के φ2 से प्लस का φ1, जो थीटा का लिमिट होगा। ठीक है, तो थीटा का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस का φ2 से प्लस का φ1। ठीक है, माइनस के φ2 से प्लस का φ1, तो यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे माइनस के φ2 से प्लस का φ1, ये आ गया। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए कॉस थीटा। कॉस थीटा को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, माइनस साइन थीटा। वो कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन थीटा, बट इसको इंटीग्रेट करेंगे तो प्लस साइन थीटा मिलता है। तो कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो आएगा प्लस का साइन थीटा, माइनस के φ2 से प्लस का φ1। ठीक है, ये मिलेगा। इसमें बस लिमिट पुट कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड V आ जाएगा, V इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए साइन थीटा। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन φ1 माइनस साइन, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट कितना है, माइनस का φ2, तो ये हो जाएगा माइनस का φ2। ठीक है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का जो है फार्मूला आ गया हमारे पास, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2
ये आ गया एक्सप्रेशन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि हमको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन फार्मूला। ठीक है, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, ये तो ठीक है। जो फार्मूला होता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। ठीक है, ये हमको पता होगा, साइन माइनस ऑफ थीटा क्या होता है, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो एक माइनस यहाँ से मिलेगा, एक माइनस आ गया तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया फार्मूला किसका, फाइनाइट लेंथ का अगर वायर है तो उस फाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको फाइंड करना है एट ए डिस्टेंस ए, तो उसका फार्मूला क्या होगा, V इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, जहाँ पे फाइव वन और फाइव टू क्या है, ये एंगल है। ठीक है, फाइव टू ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में और फाइव वन ऊपर है। तो ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, हमको याद रखना है इसको डायरेक्ट। फाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है वो कितना है, V इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के जो सिंप्लीफाई वर्जन है इसके, जैसे ये फाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से हो गया, इसी वायर को अगर इनफाइनाइट कर देंगे, सेमी इनफाइनाइट अगर कर देंगे, ठीक है, या फिर इस वायर के अलॉन्ग किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, तो उनको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।